हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताते हैं मौजूदा हुकूमत की नाकिस मंसूबा बंदी। बहावलपुर से लाई गई स्पीडो बसें ना तो बहावलपुर के अवाम को सहूलियात दे सकी और ना ही वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहर डीजी खान वालों के लिए। कोरोना हालात में बंद की जाने वाली स्पीडो बसें डीजी खान में खटारा होने लगी हैं। मुल्तान और लाहौर में चलने वाली स्पीडो सर्विस डीजी खान के अवाम के लिए शुरू ना हो सकी। मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा क्या वजह है, क्यों बसें नहीं चलाई गईं? बहावलपुर से लोधरा तक चलने वाली स्पीडो बसेस को डेरा गाजी खान लाया गया और डेरा गाजी खान की रोड्स पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के कहने के मुताबिक यहां पर चलाया जाना था। तो ये वीडा बस सर्विसेज के वो ऑफिसेज हैं जहां पर अभी दरवाजा हम खड़का रहे हैं तो कोई नहीं यहां से खोल रहा। तो मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा यहां पर जो बसेज हैं वो लाकर किस तरीके से ठहराई हुई हैं और मुल्तान कोविड का जो मामला हुआ था उसके बाद से ये बसेस यहाँ पर आई हुई हैं और अभी तक ये बसेस यहाँ पर ठहराई हुई हैं। यहाँ पर तमाम की तमाम बसेस जो हैं वो गर्मी में धूप में ईंटें नीचे लगाई हुई हैं और नीचे ईंटें लगाकर इनको रखा गया है। टायर यानी कि इनके ख़त्म होते जा रहे हैं और ये एक अरसे से यहाँ पर बंद पड़ी हैं। हाँ जी इधर आए, एक मिनट जल्दी से आ जाएं। हाँ जी, ये बसेस कब से ठहरी हैं इधर? जब से वायरस आया। तो अभी ये चलेंगी नहीं चलेंगी। अभी कब चलेंगी ये पता नहीं, सुपरवाइजर को मालूम होगा। हम किधर है साहब, किधर है? वो इधर ही रहते हैं अड्डे पे, लेकिन ये मालूम नहीं है। कितनी बसेस ठहरी हैं इधर अभी? 4 टोटल पूरे शहर में कितनी है ये पता नहीं। ठीक है जी, ये 4 बसेस यहाँ पर ठहराई गई हैं और कुछ को जो है दूसरी जगहों पर रखा गया है और इसके पीछे भी हैं जो यहाँ से बाउंड्री लाइन है, यहाँ से हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये हाल है कि यहाँ पर ये दीवार गिरी हुई है बारिशों की वजह से और यहाँ पर ये लोहा लगाकर इन बसेस को यहाँ पर ठहराया हुआ है। अंदर बसेस के क्या हाल होगा ये तो अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि बसेस के अंदर से पुर्जे भी चोरी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गार्ड जरूर मौजूद है और दीवार यहाँ से सहूलियात आवाम को नहीं मिल सकी। मोहसिन उल मुल्क आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां पर स्पीडो बसेस बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये शहर है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यहाँ की आवाम को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए स्पीडो बसेस जो है वो तो फराहम की गई हैं, लेकिन वो ना चलने के बाद यहाँ की शहरी जो हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सफ़र के हवाले से ख़ुसूसी तौर के ऊपर उनको मुश्किलात का सामना है। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, बसेस बंद हैं तो क्या आपकी मुश्किलात है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, शहर डेरा गाजी खान से मैं रशीद बात कर रहा हूँ। हमें बसें जो बंद की हैं इसकी वजह से बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। आने जाने के लिए तंग होते हैं, कोई बीमार है कहीं जाना होता है इमरजेंसी, अब रक्शे पे जाते हैं, रक्षा कम से कम 100 रुपये लेता है। गरीब आदमी हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पास 10-20 होते हैं, वो खाने के लिए या बच्चों को दे या किराए के लिए दे। बड़ी मुश्किलात है। मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुंजाइश है कि ये स्पीडो बस जो है दोबारा चलाई जाए ताकि आवाम को कुछ सहूलियात मिल जाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? बसेस बंद हैं, क्या मुश्किलात है? बसेस बंद हैं, बहुत मुश्किलात हैं। हर इंसान परेशान है कि जो है ना बीमार हो जाते हैं मरीज, यानी कि आने जाने में मुश्किलात हो जाती हैं। मेहरबानी करें ये बसें वाला जो है ना निज़ाम चला दें। जी बिल्कुल, बसेस को चलाया जाए, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। स्पीडो बसेस बंद हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आशिर इशफाक, मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान से आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में 3 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला क्राफ्ट बाजार का प्रोजेक्ट अपने नताइज हासिल न कर सका। क्राफ्ट बाजार 2011 में मकामी सकाफत और हाथ से बनी अशिया को फरोग देने के लिए बनाया गया था। क्राफ्ट बाजार में जगह जगह कूड़ा करकट और सफाई की हालत भी अबतर हो गई है। क्राफ्ट बाजार इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा। जी बिल्कुल, दिसंबर 2011 में ये क्राफ्ट बाजार का जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ था। तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट था और वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आकर इस क्राफ्ट बाजार का बाकायदा जो है इफ्तिताह भी किया था। मकसद इसका यही था कि ना सिर्फ बहावलपुर शहर बल्कि जो खास तौर पर चोलिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडमेड चीज़ें हैं, जो लोकल कल्चर है, उसको इस बाजार के जरिए प्रोजेक्शन देनी थी और यहाँ फ़रोग मिलना था कि यहाँ पर उनकी दुकानें थी, यहाँ पर स्टॉल लगने थे। लेकिन उस हवाले से जिस मकसद के
کے لیے یہ حکومت پنجاب نے بنائی تھی، یہ کرافٹ بازار جو ہے اس طرح فعال نہیں ہو سکا. آج یہ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں اور صفائی کا کوئی انتظام یہاں پر موجود نہیں ہے. نہ ہی یہاں پر جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو ہینڈ میڈ چیزیں ہوں گی وہ یہاں پر دستیاب ہوں گی، کلچر کو پروجیکشن دی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. صفائی کا انتظام اکرم شہین آپ کو دکھا سکے تو یہ سامنے جو مین ہال کا دروازہ ہے اس پر یہ حالات ہیں کہ یہ جو ہے بڑی بری حالت ہے اس کی، اور مٹی ہی مٹی اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی ہی مٹی ہے، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. یہاں پر دکاندار ہونا ایک دور کی بات ہے، لیکن صفائی کے بھی ایسے انتظامات ہیں کہ جس طرح کوئی ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے. تمام جو بازار کی صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ جو کرافٹ بازار ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے. محمد امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ملتان کے علاقے ڈبل پھاٹک چوک پر واقع شہباز شریف پارک خستہ حالی کا شکار ہے. پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہیں، دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے علی ریاض سے. علی بتائے گا. میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے ڈبل پھاٹک چوک پر واقع شہباز شریف پارک میں، اور اس پارک کی حالت یہ ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پارک صرف نام کا ہی پارک ہے، جبکہ اس میں پارک جیسی کوئی سہولت جو ہے یہاں پر میسر نہیں ہے. اگر پارک میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ذکر کیا جائے تو یہاں پر جاگنگ ٹریک نہ ہونے کے برابر ہے، باؤنڈری والز تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو مالی تعینات نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ گھاس ہے اس کی کوئی لیولنگ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی یہاں پہ جو جھولے بنائے گئے تھے اور جو مختلف یہاں پر اسٹرکچرز بنائے گئے تھے وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اور پارک کا جو حصہ ہے تمام تر جو پارک کا ایک ویو ہے وہ ایک کھنڈر نما جو ویران جگہ ہے وہ منظر پیش کرتا ہے. اس کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے یہاں پر سہولیات کے حوالے سے تو یہ تقریباً 3 سے 4 سال قبل اس کا افتتاح کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک بھی یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہے جس سے تعفن بھی پھیل رہا ہے. مزید یہاں پر تفصیلات جانتے ہیں، علاقہ کے مرسا موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. کب سے اس پارک کی حالت ایسی ہے یہ بتائے گا، کب سے اس پارک کی حالت بالکل ایسے ہی ہے؟ یہ جب سے بنا جی بھائی جان اسی ٹائم سے اس کی حالت ایسی ہے بالکل مکمل طور پہ. یہاں پر گند پڑا ہے، یہاں پر پارکنگ جتنے جھولے تھے بچوں کے ٹوٹے پڑے ہیں، اور بیٹھنے کی جتنی جگہ تھی ساری خراب ہوئی پڑی ہے. ادھر گندگی پھیلی ہوئی ہے. اپنی مدد کے آپ کے تحت چند بندے آتے ہیں وہ جو تھوڑا بہت اپنا کام کر جاتے ہیں بیچارے، ان کی مہربانی ہے. ہماری ڈی سی او صاحب سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے ہماری کہ اس پارک کے اوپر برائے مہربانی شہریوں پہ رحم کرتے ہوئے یہ پارک کا جو بحال کیا جائے. پارک کی صورتحال ابتر ہے. علی ریاض آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں بہاولپور میں پی ایچ اے کے مالی مسائل کم نہ ہو سکے، الٹا آمدن میں کمی واقع ہو گئی. 2 سال سے بل بورڈز کی نیلامی نہ ہونے پر پی ایچ اے کو 27 ملین سے زائد کا نقصان ہونے لگا ہے. مزید بات کریں گے بیورو چیف طیب سیف سے. طیب بتائے گا. پی ایچ اے کا جو ایک واحد سورس آف انکم ہے اور بڑا سورس آف انکم ہے وہ صرف اور صرف بل بورڈز ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور میں تو بہاولپور میں گزشتہ 2 سال سے جو بل بورڈز ہیں ان کی نیلامی نہیں ہو سکی، کیونکہ جو بھی ٹھیکیدار آتا ہے اس نے کسی قسم کا انٹرسٹ شو نہیں کیا، جس کی وجہ سے پی ایچ اے کو اپنی سیلف ریکوری کرنا پڑ رہی ہے، اور ایک لگی بندی انکم ہے اس سے ابھی تک پی ایچ اے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو بورڈز ہیں وہ ٹھیکے پہ نہیں جا رہے، نیلامی پہ نہیں جا رہے، آپ لوگوں کو خود ریکوری کرنی پڑ رہی ہے، اور اس دفعہ آپ کی ریکوری پھر نہیں ہوئی، نیلامی نہیں ہوئی، تو کتنا نقصان ہوگا آپ کو ریکوری کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا یہ بورڈ جو تھے اس میں ہم نے تقریباً کوئی 47 ملین تک ہم نے اس میں ریکور کیا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جو سرکاری جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے تھے تو اس پہ ہم نے ٹھیکے پہ بھی دیا ہوا تھا، ہمارا اچھا خاصا اس میں ہماری انکم آ رہی تھی. لیکن جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب آرڈر دیا کہ یہ بورڈ نہیں لگیں گے تو اس میں ہماری ریکوری بالکل پیچھے چلی گئی، اور اس میں یہ ہے کہ وہ ہم نے بورڈ سارے ریموو کر دیے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری ریکوری کم ہو گئی. تو اب ہم نے 12 اشتہار دیے ہیں تو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو ہم اب سیلف ریکوری کر رہے ہیں، سیلف اس میں کر رہے ہیں. تو اس دفعہ کیونکہ پچھلی دفعہ کرونا تھا، کرونا کی وجہ سے بھی خاصا ہمیں جھٹکا لگا ہے، اس میں خاصا ہم نے ریکوری کم ہوئی ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہم نے پچھلے سال تقریباً 20 ملین تک ہم نے ریکور کیا ہے اس میں. تو ہمارا اب بھی ٹارگٹ تقریباً 25 ملین تک ہے کہ ہم 25 ملین تک سیلف انکم میں کر لیں گے اس میں. تو دیکھیں امید بڑی ہے کہ ہم اس میں، اور ہم دوبارہ بھی اشتہار دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے بلکہ پورے پنجاب سے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، پرسنلی کوشش کی تھی
तो बल्कि यहाँ तक कि कमिश्नर साहब भी खुद इंटरेस्टेड थे। कमिश्नर साहब ने भी मुख्तलिफ जगह पे PHS से बात की कि हमें अपना कोई बंदा दें जो इधर ये रिकवरी वगैरह के लिए हो। तो कोशिश हमारी जारी है कि हम जितनी चाहें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इनकम हमारी, क्योंकि मेन इनकम हमारा सोर्स यही है, तो इसे हम ये है कि हम बढ़ा सकें इसे। रेट आप लोगों की काफी PHA की आमदन में कमी वाक़ हुई है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सनावा के दही इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। पानी जमा होने से मच्छरों की बहुतात है। मकीनों में वबाई अमराज भी फैलने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनामा के इलाके कादर बख्श वाला पर मौजूद हूँ। ये देहाती इलाका है। बारिशें होने की वजह से यहाँ पर जगह जगह जो है पानी के तालाब बन गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छरों की बहुतात हो चुकी है। देहाती हैं वो इन मच्छरों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वबाई अमराज फैल रहे हैं और जानवर भी बीमार हो रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या मुतालबा है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह फसलों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है और घरों के बाहर जगह जगह पानी के तालाब हैं, जिन पर मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है। मच्छरों की बहुतात है, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इंसान बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो और उसके साथ साथ जानवर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे जानवर मर भी गए। तो हमारी जो है अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि वो ज़रा हमारे इलाके पर तवज्जो फरमाएँ। यहाँ पर जो है मच्छर मार स्प्रे, कम से कम और कुछ नहीं तो मच्छर मार स्प्रे करवा दें, ताकि हमारी जिंदगियों में थोड़ा कोई सुकून आ सके। जी बिल्कुल, देहातियों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, इलाका मकीन परेशान है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरगोदा से आपको बताएंगे जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गफलत, शहर के बासी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। 22 यूनियन काउंसिल्स में लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी बताएगा। पानी की फराहमी बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है और इस हवाले से अगर ज़िला सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है और शहरियों की जानिब से 12 दफ़ा गिला किया गया, एहतजाज किए गए, तहम जो ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी न बना सकी। इस हवाले से अगर ज़िला सरगोदा की बात की जाए तो गुज़श्ता अदवार की हुकूमतों में ज़िले की 22 जो शहरी यूनियन कौंसिल है वहाँ पर 22 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे और आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं इन फिल्ट्रेशन प्लांट के कि यहाँ पर कैसे साफ़ पानी जो मुहैया किया जाएगा। तमाम तर जो नलके हैं वही गाए गए हैं, जबकि लग रहा है कि अरसा दराज से यहाँ पर पीने का साफ पानी मैसर नहीं। और ना सिर्फ इस यूनियन काउंसिल का इस फिल्ट्रेशन प्लांट की ये हालत है, बल्कि जो दीगर 21 यूनियन काउंसिल में सिवाय इक्का दुक्का जो कि निजी NGO जिनकी टेक ओवर कर लिया है उनकी जानिब से उनकी देखभाल की जा रही है, जबकि बाकी तमाम जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं वहां पर साफ पानी की फराहमी मैसर नहीं है। और वैसे ही कहा जाता है कि जिला सरगोदा का पानी जो है वो नमक मिला पानी है, जिसकी वजह से उसको पिया नहीं जा सकता और फिल्ट्रेशन प्लांट की यहाँ पर अहमियत ज्यादा है। इस हवाले से एक शहरी भी मौजूद है यहाँ पे पानी के लिए आए हैं, उनसे पूछेंगे बुजुर्गों की कहना चाहोगे, पानी मिल रहा है साहब? पानी सरगोदे कोई जुनाब नहीं मिलता। नाल हुकूमत इमरान खान जड़ा जिन्हें जिम्मेवारी चाहिए वो अपनी जिम्मेवारी पूरी करे, वरना छोड़ के घर लग जाए। अच्छा, फिल्ट्रेशन प्लांट आके मौके से गवर्नमेंट चेक करे, सुक्की पे जाके कोई हालत नहीं। अगले जान इन बड़े अफसर छोटे अफसर सारे जवाब दे देनी। नबी पाक तो पहले सब चीजें, अल्लाह पाक सार बड़ा, कोई हुकूमत नहीं, कभी पानी नहीं, कभी तेल नहीं, कभी गैस नहीं, कभी आटा कितने चढ़े पे 30 रुपए तो बोरी कणक दी डिठी, आज वेखो कितने चढ़ी पी घ्यो कितने। इमरान खान तू किधे जा, तेन कोई इस पास ख्याल नहीं होता कि तू इस पास तवज्जो करे। नहीं होती हुकूमत छोड़ के घर वाइन और खुदा पैदा कर देती। अच्छा बिल्कुल, आपने सुना है शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब से दीगर मसाइल की भी निशानदेही की गई, लेकिन शहरियों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं इंतजामी अमूर के हवाले से, जहां पर अहमदपुर शर्किया का पोस्ट ऑफिस अरसा 5 साल गुजरने के बाद टूट फूट का शिकार है। 1979 में पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। 2012 में 1 करोड़ की लागत से बनी इमारत तामीर हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, अरसा 5 साल गुजर चुका है, मगर इस वक्त तक हमारे जो पोस्ट ऑफिस है इसकी तामीर का काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। इमारत जो है वो टूट फूट का शिकार है। 1964 में पहली मरतबा यहाँ इमारत खरीद की गई थी और उसके बाद 1989 में इसका इफ्तिताह हुआ। 2012 में इसको जो है दोबारा तामीर के लिए 1 करोड़ की भारी रकम लगा के, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये तैयार किया गया। 1 करोड़ की कती रकम के बाद जो है 2015 में जब रोड की तामीर का काम ये शुरू हुआ, इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये रोड है, ये अब्बासिया चौक से स्टेशन तक की रोड का जो तामीर का काम शुरू हुआ उसके दरमियान में ये रुकावट बन गई और इसको मिसमार किया गया और जो अब तक आज
2015 से मिसमार होने वाली इमारत जो है वो आज तक ना तामीर हो सकी। वफाकी इदारे का वफाक का ये इदारा जो है इस वक्त इमारत टूट-फूट का शिकार है। इमरान अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। काजी आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन ताहिर महमूद आवान की बेगम से तमीज से बात क्यों नहीं की? विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया ने 37 साल पुराने मुलाजिम को नौकरी से मुअत्तल कर दिया। मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से, अतर बताएगा। बिल्कुल ऐसे कि चेयरमैन कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बोर्ड का जो चेयरमैन है ताहिर महमूद अवान साहब, उनकी मिसेज के साथ मिसबिहेव के इल्ज़ाम के ऊपर अस्पताल इंतजामिया जो बीबीएच की इंतजामिया है उन्होंने 37 साल पुराने वार्ड अटेंडेंट को जो है वो मुअत्तल किया है और सस्पेंड किया है और गुज़श्ता 1.5 माह से वो सस्पेंड है। उन्हीं से जानेंगे कि क्या स्टोरी है और चेयरमैन बोर्ड की मिसेज को उन्होंने क्या कहा, फिर उनको मुअत्तल किया गया। अब बताइएगा क्या मामला हुआ। मैं सर आया 25/7/2020 को ड्यूटी से। पहले मेरे आने तो बच्चा पिया टेबल होते, मैं पूछे भी क्या मसला उन्होंने भी टांके लक्सन। मैं सर गया डॉक्टर साहब साढ़े सामान टांके लवान और बीबी बाहर चली गई है। ये टांके लग गए सारा कुछ सी के पर्ची गंदे आ गई है। मैं रोके बीबी था पर्ची ना रखो, मैं 2 बार रोके उतरी पर्ची 30.5 सर। मेरे को पता करना चेयरमैन की बीवी है कौन है। असा हमदर्दी के बिना दे बच्चे को देखते तड़ता हुआ मैं भज्जा डॉक्टर सड़ के मैं सारा कुछ कराया, पट्टी कराई है, टांके लवान। उनके बाद मेरे को पता लगे 2 घंटे बाद बताएं मिस भी की थी तो सस्पेंड करने पे। मेरे को MS सडे सर मेरे को सस्पेंड करते हैं। मैं गरीब आदमी हाँ, 2 मेरा बीवी परेशान हैं सर, मेरे घर रोटी नहीं पकती सर, मैं परेशान हाँ, मैं शुगर का मरीज हाँ सर, मैं कमर का ऑपरेशन कराई होता और मैं वेना चेयरमैन साहब को ताहिर महमूद अवान साहब को और मैं कमरे नहीं वड़ दिंदा। मैं सर किहड़े पासे वजा किदे वजा 37 साल का मुलाजिम पुराना। और मैं अपील करना जनाब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब और चीफ मिनिस्टर जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब लाहौर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब महकमा सेहत और खासन खास चेयरमैन मलिक ताहिर महमूद अवान जो चेयरमैन बने बोर्ड बीबीएच का चेयरमैन बना हुआ है। उसके बाद MS को अपील करना सर, AMS मलिक असलम और प्रिंसिपल मेरे कैदम कॉलेज जनाब प्रिंसिपल साहब, मेरा सर इंसाफ किया वजे। मैं गरीब आदमी हाँ। मैं इन्होंने तो दसिया कि चेयरमैन की बीवी केड़ी वजह तो ताकू मुअत्तल किते ने, कोई वजह दसी ने कि खातून कौन है जी? असा मैं को इन सडे सर दफ्तर MS साहब ने मैं सर मैं को बीबी करके सडे, बीबी था पर्ची ना रखो तले ब्लड तले इंस्ट्रूमेंट बन। वो खातून ने मेरी गाल नहीं मनी, दूजी बार पर्ची सट्टी थी मेरे हाथ लगी और इंस्ट्रूमेंट पर्ची बन पई है। मेरे को पता क्या नहीं चेयरमैन की बेगम आई या कौन खातून है। असा बच्चे को देखते हम जो लेटर दिते ने उनदे विच चेयरमैन की बीवी का जिक्र है जी, उनके चेयरमैन साहब का जिक्र है सर, मगर वो लेटर मेरे को नहीं मिलता पिया। वो लेटर मिले अमर बुखारी साहब को, इन 24 घंटे बाद लेटर वापस कर गए। हूँ जो मेरे को लेटर मिलते पैन भी ये खतून है। गरीब आदमी हूँ, इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और जनूबी पंजाब में सेहत के हवाले से इनकलाबी मंसूबा निश्तर 2 की साइट पर काम तेजी से जारी है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने निश्तर 2 की साइट का विजिट किया। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सेहत के हवाले से पंजाब हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा निश्तर 2 के हवाले से काम उसकी साइट पर तेज़ी से जारी है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने निश्तर 2 की साइट का विजिट किया है। इस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई है और उन्होंने काम को मजीद तेज़ करने की हिदायत की है। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि काम को जो मुकर्रर मुद्दत है बर वक्त मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर मामनत भी फराम करेगी, जो फंडिंग है इसके हवाले से वो भी बर वक्त की जाए। कमिश्नर मुल्तान हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या कहेंगे, इनकलाबी मनसूबा है मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, मनसूबे को कैसा देख रहे हैं और इसकी स्पीड को कैसा देख रहे हैं आप? देखें जी, जो सेहत है, हेल्थ है और तमाम एजुकेशन जितनी भी जो सर्विसेज हैं जो आवाम की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पहली तरजीह है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ये जो प्रोजेक्ट है ये उनके वेरी क्लोज टू हिज हार्ट और फंडिंग का कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने अभी सारा देखा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये हमारा अदारा बहुत अच्छा है IDAP। और बीच में एक इंटरनेशनल इशू था कोविड-19 का, जिससे इनका टाइम जो है वो कुछ ज़ाया हुआ या उस पर स्ट्रेस पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये डे एंड नाइट इस पर काम कर रहे हैं। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि ना कोई फंडिंग का इशू है, ना अब इनकी जो लेबर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी डे बाय डे बेहतर हो रही है।
और ये पूरी रात काम करते हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों में ये जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है ये दिन को भी काम करेंगे और रात को भी काम करेंगे। और अभी डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि जून जो कमिंग जून है इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हदायत हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वज़ीर आला साहब की कि जून में इंशाल्लाह हम यहाँ पर ओपीडी स्टार्ट करेंगे। और कमिश्नर ऑफिस जो है वो हमेशा इनके लिए तमाम के लिए मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ और किसी किस्म की इनको अगर मुझसे को मुआवना चाहिए मैं इनकी असिस्टेंस के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। इसको हम एज ए टीम वर्क लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट को अपने टाइम पर कंप्लीट करेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत अहम इस लिहाज से है कि 52 में जब निश्तर हमारा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सारे बने तो आज आबादी के हिसाब से देखें कि ये एरिया बहुत तरक्की कर रहा है और निश्तर पे न सिर्फ पंजाब बल्कि जो सिंध है हमारा जो बलूचिस्तान है वहाँ के लोग भी वहाँ पर जो मरीज़ हैं वो लेकर आते हैं। तो ये निश्तर 2 बनने के बाद एक तो हमारा टोटल जो है निश्तर जो हमारा मेन बिल्डिंग है वो उसको बहुत रिलीफ मिलेगा और ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द के अजला हैं बल्कि नीचे सिंध तक उनके तमाम लोगों को उनके जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि जनूब पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने के बाद निश्तर 2 का जो मंसूबा है वो मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। निश्तर 2 पर काम जारी है। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं स्कूल और कॉलेजेस को खोलने के बारे में बड़ा ऐलान। इजलास में 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला। बड़ी जमातों की क्लासें खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। कोरोना वायरस के एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद होगा। तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। इजलास में 1ली से 5वीं जमात की क्लासें 6ठी से 8वीं जमातों के एक हफ्ते बाद खोलने का फैसला। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। तमाम सूबाई वज़रा तालीम जमातों की सरगर्मियां मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बड़ा फैसला सामने आया है स्कूल और कॉलेजेस को खोलने के हवाले से। इजलास में 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला। बड़ी जमातों की क्लासेस खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा, जबकि कोरोना वायरस के एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद होगा। तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। इजलास में 1ली से 5वीं जमात की क्लासें 6ठी से 8वीं जमातों के एक हफ्ता बाद खोलने का फैसला। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा, जबकि तमाम सूबाई वज़राए तालीम जमातों की सरगर्मियां मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज भी गौर जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। स्कूल और कॉलेजेस खोलने के बारे में बड़ा ऐलान। इजलास में 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया। बड़ी जमातों की क्लासें खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर भी किया जाएगा, जबकि कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। कोरोना वायरस के एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तलबा को मास्क के साथ साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। इजलास में 1ली से 5वीं जमात की क्लासें 6ठी से 8वीं जमातों के एक हफ्ता बाद खोलने का फैसला। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासों की सरगर्मियों का आगाज होगा। आपको बताएं कि तमाम सूबाई वज़राए तालीम जमातों की सरगर्मियां मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। आपको बता रहे हैं बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास में 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया है, जबकि बड़ी जमातों की क्लासेस खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। कोरोना वायरस के एसओपीज पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा,
जबकि तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। इजलास में पहली से 5वीं जमात की क्लासें 6ठी से 8वीं जमातों के एक हफ्ता बाद खोलने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासों की सरगर्मियों का आगाज होगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम जमातों की सरगर्मियां मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज भी ज़ेर गौर आई। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा, जबकि आपको बताएं कि कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी होगा। तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। इजलास में पहली से 5वीं जमात की क्लासें 6ठी से 8वीं जमातों के एक हफ्ता बाद खोलने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासों की सरगर्मियों का आगाज भी होगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम जमातों की सरगर्मियां मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज पर गौर किया गया है। एक बार फिर से आपको आगाह करें कि बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी जमातों की क्लासें खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासों की सरगर्मियों का आगाज होगा। कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे सगीर चौधरी से। सगीर बताएगा क्या अमल इजलास में अपनाया गया है? देखिए, बैनुसूबाई वज़राए तालीम का एक अहम इजलास जो है वो अभी इस्लामाबाद में हुआ था और इसमें बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है उसको पहले मरहले में खोलने का फैसला किया गया है, क्योंकि कोरोना के बाद तवील अरसे से तालीमी इदारे जो थे वो बंद थे और तालीमी निज़ाम जो था वो तातुल का शिकार था। तो ये फैसला किया गया है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उसको पहले मरहले में खोला जाएगा, जबकि उसके एक हफ्ते बाद जो है वो 6ठी से 10वीं क्लास तक जो स्कूल की क्लासेस हैं उसको ओपन किया जाएगा। इसी तरह 9वीं 10वीं के अलावा 11वीं और 12वीं जमातों को भी जो है वो 15 सितंबर को ही खोलने का फैसला किया गया है। लेकिन ये मॉनिटर किया जाएगा एक हफ्ते तक के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की क्लासेस हैं उसमें कोरोना की सूरत कैसी है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और उसके बाद जो है फिर दूसरे मरहले में 6ठी से 10वीं तक होगा। इसी तरह जो है वो फिर प्राइमरी क्लासेस का आगाज हो जाएगा तीसरे मरहले में। तो ये एक अहम जो है वो फैसला सामने आया है आज बैनुसूबाई वज़राए तालीम की एक जो सिफारिशात की रोशनी में। ये सिफारिशात हैं जो कि MCOC को भिजवा दी गई हैं, लेकिन अब हतमी मंजूरी जो है वो MCOC ने देनी, चूंकि MCOC जो है वो इसको मॉनिटर कर रहा है। पहले दिन से ही कोरोना पर काम हो रहा है और उसकी जितनी भी SOPs हैं उस पर पूरे पाकिस्तान में अमल दरामद करवाया जा रहा है। लेकिन ये जरूर हदायत की गई है तालीमी इदारों को कि वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। क्लासेस जो होंगी उनके दरमियान जो है वो एक मखसूस फासला रखा जाएगा। स्टूडेंट मास्क पहनेंगे, इसके अलावा जो उस्ताद है वो भी मास्क के बगैर नहीं आएंगे। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा और वॉशरूम में जो साबुन है उसका इस्तेमाल होगा और साबुन जो है वो जरूरी होगा, चूंकि 20 मिनट के बाद जो है वो हाथ धोना लाजमी कर दिया गया है। और ये जो चीजें हैं ये जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। तो ये एक खुशाइदा बात है। इसमें प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी शामिल हैं। तो आज से जो है वो बाकायदा इस पर सिफारिशात जो हैं वो आ चुकी हैं। अभी MCOC की जो हतमी मंजूरी है वो आना बाकी है और कहा जा रहा है कि MCOC जो है वो भी इस पर मुतफिक होगी और 15 सितंबर से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है उनकी बाकायदा ओपनिंग हो जाएगी। क्लासेस को मरहलावार खोला जाएगा, SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। सगीर चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। आपको बता रहे हैं इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। आपको बताएं कि इजलास में पहली से 5वीं जमात की क्लासें 6ठी से 8वीं जमातों के एक हफ्ता बाद खोलने का फैसला किया गया है, जबकि कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम जमातों की सरगर्मियां मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज पर भी गौर किया गया है। आपको एक बार फिर से आगाह करें कि कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा, जबकि क्लासेस का आगाज 15 सितंबर से हो जाएगा। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की
सरगर्मियों का आगाज होगा। बड़ी जमातों की क्लासें खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर भी किया जाएगा। जराये के मुताबिक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया है। इजलास में 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला सामने आया। बैन सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास आपको बता रहे हैं। जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया है। सरकारी स्कूलों में डेंगू और कोरोना के एसओपीज पर ब्रीफिंग के लिए स्कूल्स में स्टाफ को बुलाया गया। स्कूल्स की सफाई सुथराई के साथ स्टाफ को प्रिंसिपल की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको बता रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में डेंगू और कोरोना के एसओपीज पर ब्रीफिंग के लिए स्कूल्स में स्टाफ को बुलाया गया है। मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताएगा। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में डेंगू के हवाले से जो है आज स्टाफ को बुला लिया गया है, काम शुरू कर दिया गया है। मजीद मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ, समरा पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं, वो स्टाफ को क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं और कोरोना के हवाले से जो एसओपीज हैं उनकी ब्रीफिंग कैसे दे रहे हैं। आबिद बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। आज हमें बताया गया है कि आप लोगों ने स्कूलों की सफाई और मेंटेनेंस को अपडेट करना है। किसी भी जगह पर पानी खड़ा ना हो, घास बड़ी ना हो, दरख्त बड़े ना हुए हो, जो पौधे हैं उनकी कटिंग हो, क्लास रूम्स की मेंटेनेंस करनी है। ये भी अरेंज करें कि किस तरीके से बच्चों को बुलाना है, किस तरीके से बच्चे एंटर होंगे, मास्क पहने हुए होंगे उन्होंने, और हमने उनको जो सैनिटाइज़र वगैरह हैं वो भी मुहैया करने हैं, और उनके बैठने का भी बंदोबस्त करना है कि वो जब भी क्लासरूम में बैठेंगे तो उनका कम से कम दरमियानी फासला जो है वो 3 फीट का होना चाहिए, और वो बच्चे आपस में एक दूसरे से चीज़ें भी एक्सचेंज नहीं करेंगे कि कोविड की वजह से हो सकता है कि किसी बच्चे में सिम्टम्स पाए जाएं। तो इस हवाले से भी हमने फौरी तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को आगाह करना है। तो गवर्नमेंट की इस सिलसिले में सख्त हिदायत हैं कि हमने वो तमाम मेजर्स को अप टू डेट करना है कि बच्चे जब स्कूल में आएँ तो 0% डेंगू के हिसाब से भी और कोविड के हिसाब से भी चांसेस हों। बच्चे क्योंकि हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी हमने हिफाजत करनी है। जी बिल्कुल, स्कूल खुलने के हवाले से जो है सरकारी स्कूलों में तैयारियां जारी हैं और इसी सिलसिले में स्टाफ को बुला के बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और डेंगू के हवाले से जो है स्कूल की क्लीनेंस है जो वो मिल जारी हो गया है। अलिशबा आसिफ आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और जिला बिहाड़ी में गैर कानूनी शिकार पर कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ की जानिब से कार्रवाई की गई है। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की तरफ से गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी होने के बावजूद जो लोग शिकार करते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मियां मुनीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि ये कार्रवाई किस वक्त की गई है और ये कितना सामान है और ये इसे क्या शिकार किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं बटेरों का ये लोग नाजायज शिकार करते हैं रात के अंधेरे में। तो रात हमने 11 से 12 के दरमियान रेड किया है। कोई एक 12 बजे से पहले एक पकड़ा है, फिर 2 बजे, फिर इससे थोड़ा आगे मुख्तलिफ जगहों पे हमने रेड किया। 3 ये शिकारी जो है ना ये नाजायज शिकार कर रहे थे। 3-4 दिन से इनकी मुखबरी थी। तो हुकूमत पंजाब ने बटेर गैर कानूनी शिकार पर कार्रवाइयां जारी हैं। हाफिज साले मोहम्मद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डीजी खान में कमिश्नर ऑफिस के बाहर सदीकाबाद के शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। कहते हैं रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है और परेशानी का सामना है। मजीद बात करेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा शहरियों का क्या मुतालबा है। जी बिल्कुल, ये डीजी खान शहर के इलाका सिद्दीकाबाद से हैं जो कमिश्नर ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनके मसाइल क्या है या हम इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या मामलात हैं, क्यों आप कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज कर? हमारा रेलवे ने रास्ता बंद कर दिया। 50 साल से एक रास्ता था, रेलवे ने बंद कर दिया है। हमने रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज की, किसी ने नहीं सुना। डीसी ऑफिस के सामने भी कल हमने एहतजाज की, किसी ने नहीं सुना। आज हम कमिश्नर ऑफिस के सामने हमारा रास्ता बहाल किया जाए। 50 साल से एक रास्ता था जहां आने जाने का रास्ता था, मोटरसाइकिलों के गुजरते थे। आज भी रेलवे ने वो हमारा रास्ता बंद कर दिया। जब तक ये रास्ता बहाल नहीं होता हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। हो सकता है हम सीएम हाउस की तरफ जाएं या रेलवे ट्रैक बंद कर दें। नेक्स्ट हमारा यही प्लान है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, रेलवे ने इनका रास्ता बंद किया हुआ है जिसकी वजह से मुजाहिरीन का कहना है रास्ता खोला जाए। इकबाल सादिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान कहते हैं कि बहावलपुर में स्कूलों को खोलने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। जी, कोरोना का बेशक एक बार फिर से लहर आ गई है, लेकिन इस पर तो पॉलिसी तो पंजाब लेवल पे बनेगी। लेकिन बहावलपुर में इस हवाले से क्या पॉलिसी बनाई जा रही है कि स्कूलों को खोला जाए, प्राइवेट स्कूलों को खोला जाए या फिर नहीं खोला जाए, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान साहब। सर जरा इस हवाले से बताइएगा।
کورونا کے حوالے سے مارچ کے بعد اب اسکول جو ہے وہ کھلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں ہم نے جو ہے وہ تمام تر SOPs جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ اسکولوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے وہاں کی جو گراس کٹنگ ہے، ایک تو ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، ایک کورونا ہے اور ساتھ ڈینگی ہے، تو دونوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے ہم نے اسکولوں کی صفائی جو ہے وہ پہلے سے شروع کروا دی ہے، وہاں پہ گراس کٹنگ ہے، پلاٹوں کی صفائی ہے، چھتوں کی صفائی ہے، اس حوالے سے کلاس روم کے اندر جو ہے وہ بچوں کو جن SOPs کے تحت بٹھانا ہے وہ جو ہے وہ میجر کر لیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اسکول کھلنے سے پہلے ان کو انشور کر لیا جائے گا، اور ہماری ٹیمیں جو ہے وہ ڈپٹی DOs کی، DOs کی، اس کے علاوہ AEOs کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسکولوں کو چیک کر رہی ہیں، اور چیک کرنے کے بعد جو اس بات کو انشور کریں گی کہ تمام تر SOPs جو گورنمنٹ کی طرف سے وقفے سے یا بار بار جو آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے تو اس کے بعد جو ہے اسکول کھولے جائیں۔ جی SOPs کے ساتھ اسکول کھول دیے جائیں گے۔ محمود ظہیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے کے حوالے سے تیاریاں شروع ہیں، مزید بات کریں گے بلال نیازی سے۔ بلال بتائے گا۔ جی بالکل، 15 ستمبر سے تعلیمی اداروں کو اوپن ہونے کا سلسلہ شروع ہونے اور اس حوالے سے جو اقدامات ہیں SOPs پر عمل درآمد ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج ملتان میں ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن طارق حمید بٹھی نے ایمرسن کالج کا دورہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ملتان کے کالجز ہیں وہاں بھی دورہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس دو نیشنل ایپیڈیمکس کے سلسلے میں دو ایشوز بنے ہوئے ہیں، ایک کرونا بھی ہے اور ایک ساتھ اب ڈینگی بھی ایکٹیو ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہیلتھ گورنمنٹ نے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو SOPs بنائے ہیں اس کی ٹرو لیٹر اسپرٹ امپلیمنٹیشن چاہیے ہمیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس نے کرنا اس نے کرنا، یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ایک بچے کی بھی جان یا ایک کسی شخص کی بھی جان ضائع ہوئی، خدا نخواستہ یا افیکٹ ہوا، تو اس کی ذمہ داری پرنسپل پر ہوگی، ڈائریکٹر پر ہوگی۔ سو دے آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ آل دی SOPs ایشوڈ بائی دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، وہ ٹرو اینڈ لیٹر اسپرٹ ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، ادروائز کوئی اس میں رعایت کا گنجائش نہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ ہمارے سیکرٹری صاحب کی بھی، ہماری CM کی، منسٹر صاحب کی بھی، اس میں ہم کوئی لحاظ کسی کا نہیں کریں گے۔ صفائی کا انتظام بہترین ہونا چاہیے، اور سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ اسٹیگننٹ واٹر ہے، کہیں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے جہاں سے لاروا ڈیٹیکٹ ہو جائے۔ تو یہ ہم ساری قوم کو بحیثیت قوم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور اس کو صاف کرنا ہے اور کرنا پڑے گا سب کو۔ بالکل، اس حوالے سے ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے ایجوکیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو SOPs ہیں ان پر ہر صورت میں عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اسکول کھولنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بلال نیازی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں، ضلعی الیکشن کمشنر نے ریجنل ٹیکس آفس ملتان سے افسران، آفیشلز اور ملازمین کا ڈیٹا مانگ لیا جن کی الیکشن کے دوران ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے ضلعی الیکشن کمشنر نے ریجنل ٹیکس آفس ملتان سے افسران، آفیشلز اور ملازمین کا ڈیٹا مانگ لیا۔ اور لیا کی تحصیل چوبارہ کے شہر نواکوٹ میں بارشوں کے باعث 1500 سے زائد گھر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے زاہد سرفراز سے، زاہد بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، تحصیل چوبارہ کے موضع نواں کوٹ کے اندر حالیہ بارشوں کے باعث جو ہے ریکارڈ بارشوں کے باعث ہزاروں کی تعداد میں جو گھر ہیں وہ مکانات ہیں وہ گر چکے ہیں، جس کے باعث جو مکین ہے یہاں کے، اب یہ مکین جو ہیں قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے آسمان تلے بیٹھے کسی مسیح کے انتظار کے اندر ہے۔ میں اس میں موجود ہوں نواں کوٹ کے اندر، یہاں پر ایک گھر کے تمام تر جو کمرے ہیں جو مکانات ہیں وہ گر چکے ہیں، اور یہاں پر صرف مٹی کے اب ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کے جو قیمتی سامان ہے وہ بھی اب گھروں کے باہر نکلا پڑا، دھوپ کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن تاحال نہ تو کسی ممبران اسمبلی نے کی بات سنی اور نہ ہی کی ضلع انتظامیہ کے اور تحصیل انتظامیہ کی طرف سے کوئی انتظامات اور اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ان مکینوں کی جو کہانی ہے انتہائی دردناک ہے۔ اگر ان پر کہانی کی بات کریں تو ان کا اب کچھ نہیں بچا، ساری زندگی کی محنت کی مزدوری کے بعد اب یہ مکین جو ہے انتہائی شدید مایوسی کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے جو مرد و خواتین ہیں، تمام لوگ شدید پریشان ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ان کی بات سننے والا نہ ہو۔ سوچ کے بھائی رسیسو کتنے مکان تو ڈٹن؟ 4 جی۔ کتنا نقصان تھی؟ بڑا زیادہ نقصان ہے، 100 اضافی ہے۔ متعدد مکانات گر گئے ہیں، علاقہ مکین پریشان ہے۔ زاہد سرفراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔